everyone, welcome back to my channel. So in today's video we are going to practice the second sum based on shortest job first with the non-preemptive method. So in this question I have given you the three parameters and you have to solve with me and practice with me this four parameters कैसे निकालते हैं. Okay, so अगर मैं जब भी बोलती हूँ कि shortest job first है तो the main criteria I look is the burst time, that is the execution time जो हम देखते हैं, that is जिसका execution time सबसे कम होगा वो पहले execute होगा. But यहाँ जैसे previously सबके arrival time zero थे, मतलब at a zero point of time मेरे को सभी processes दिख रहे थे, but यहाँ arrival time पर भी based होगा, मतलब जितना importance मैं burst time को दे रही हूँ उतना ही importance मेरे को arrival time पर भी देखना पड़ेगा कि कौन सा प्रोसेस मेरे रेडी क्यू में आके बैठा है. सो जैसे मैं हमेशा रिप्रेजेंट करती हूँ ये एल्गोरिथम्स मेरे जायंट चार्ट से, तो मेरा हमेशा चार्ट स्टार्ट होता है जीरो से, दैट इज एट द जीरो पॉइंट ऑफ टाइम. नाउ एट द जीरो पॉइंट ऑफ टाइम अराइवल टाइम में देखूं तो जीरो पर बस एक ही प्रोसेस मेरे रेडी क्यू में बैठा है, दैट इज P1. एंड जैसे कि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, मतलब ये P1 पूरा एग्जीक्यूट होगा और बाद में वो देखेगा कि कौन सा नया प्रोसेस मेरे रेडी क्यू में आए हैं जिसके बर्स्ट टाइम कम है. तो हैज एट द जीरो पॉइंट ओनली वन प्रोसेस इज अवेलेबल इन द रेडी क्यू, तो आई विल एग्जीक्यूट दिस P1, वो 3 मिनट्स या 3 नैनो सेकेंड्स माइक्रो सेकेंड्स रन करेगा. नाउ एट दी 3 मतलब थर्ड पॉइंट ऑफ टाइम या थर्ड अराइवल टाइम तक मेरे को चेक करना है कि कौन से प्रोसेस आए हैं. तो 0 तो पूरा एग्जीक्यूट हुआ, तो 1, 2 and 3. Okay, so I get this 4 processes in my ready queue, that is 2, 3 and 4. Now 2, 3 and 4 से मैं जैसे देखूंगी तो मेरा 2 है उसका बर्स्ट टाइम सबसे कम है, तो पहले मैं लूंगी मेरे P3 को जो 5 तक रन करेगा. ओके, सो एट दी 5 पॉइंट या 5th पॉइंट को मेरे कौन से प्रोसेसेस आए हैं रेडी क्यू में, तो देखने जाऊं तो रेडी क्यू में 4 तक ही टाइम लिमिट है, मतलब 5 पर मेरे को ये पूरे के पूरे जो बाकी के बचे हुए 1 and 3 को छोड़ के ये तीनों भी रेडी क्यू में बैठे हैं बराबर. तो मैं क्या चेक करूंगी 2, 4 and 5 में किसका छोटा है बर्स्ट टाइम. बट यहाँ एक प्रॉब्लम है कि तीनों का बर्स्ट टाइम तो मैम सेम है, तो मैं कैसे इंडिकेट करूंगी. तो ये इंडिकेशन मैं मेरे अराइवल टाइम पर भी ले सकती हूँ इन सीक्वेंस, या मेरे P2, P4, P5 पर भी ले सकती हूँ. बट मैंने क्या बोला कि अराइवल टाइम पर लेना, बिकॉज बर्स्ट टाइम के बाद मैं अराइवल टाइम को भी उतना ही इंपॉर्टेंस देती हूँ. तो कौन सा पहले अराइव हुआ था, दैट इज P2, तो P2 पहले एग्जीक्यूट होगा P4 और P5 से, तो ये होगा 10. Now comes my P4 15 and then comes my P5, that is 20. So I get the execution time, the completion time कैसे represent होगा या कैसे execute होगा मेरा प्रोसेस. Now let's move to the finish time. Finish time मतलब कौन सा प्रोसेस at a particular time खत्म हुआ है execute होने, तो P1 का finish time is 3. थर्ड को वो पूरा का पूरा एग्जीक्यूट हुआ है, तो P1 थर्ड को पूरा का पूरा एग्जीक्यूट होता है. नाउ P2 एग्जीक्यूट हुआ है 10 को, तो यहाँ आएगा मेरा 10. नाउ P3 एग्जीक्यूट हुआ है 5 को, तो यहाँ आएगा 5. P4 एग्जीक्यूट हुआ है 15 को एंड P5 एग्जीक्यूट हुआ है 20 को. अंडरस्टूड. नाउ लेट्स मूव टू द टर्न अराउंड टाइम. तो दी टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला इज दी फिनिश टाइम माइनस दी अराइवल टाइम. ये फॉर्मूला प्लीज याद रखना क्योंकि हर एक एल्गोरिथम में ये तीनों के फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. ओके, सो फिनिश टाइम इज 3 minus 0 is 3. देन दी सेकेंड का 10 minus 1 is 9, 5 minus 2 is 3, 15 minus 3 is 12, 20 minus 4 is 16. सो ये है मेरे टर्न अराउंड टाइम का सीक्वेंस. नाउ लेट्स मूव टू दी वेटिंग टाइम. वेटिंग टाइम मतलब कितना टाइम मेरा प्रोसेस वेट किया है सो दैट उसको एग्जीक्यूशन मिले. तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला इज टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम या एग्जीक्यूशन टाइम.
तो पहले प्रोसेस का 3 माइनस 3 इज 0, 9 माइनस 5 इज 4, 3 माइनस 2 इज 1, 12 माइनस 5 is 7, 16 minus 5 is 11. अंडरस्टूड? मैंने कैसे एग्जीक्यूट किया? मैंने ये टर्न अराउंड और बर्स्ट टाइम को माइनस किया. नाउ लेट्स मूव टू द रिस्पॉन्स टाइम. रिस्पॉन्स टाइम का फॉर्मूला है, जब भी मेरे प्रोसेस को फर्स्ट टाइम सीपीयू मिलता है वो वाला पॉइंट माइनस द अराइवल टाइम. मतलब व्हेन द प्रोसेस गेट द फर्स्ट सीपीयू माइनस द अराइवल टाइम. तो रिस्पॉन्स टाइम अगर मेरे को P1 का निकालना है तो फर्स्ट कभी मेरे P1 को एग्जीक्यूशन या P1 को एग्जीक्यूशन मतलब सीपीयू मिला है दैट इज 0 एंड उसका अराइवल टाइम इज 0, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0. अंडरस्टूड? नाउ लेट्स मूव टू P2. P2 को कब मिला है एग्जीक्यूशन टाइम? फर्स्ट सीपीयू का दैट इज 5. 5 माइनस द अराइवल टाइम 1 इज इक्वल टू 4. अंडरस्टूड? नाउ P3 को फर्स्ट टाइम कब मिला है? 3 को 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1. ओके, नाउ लेट्स मूव टू P4 को 10 को मिला है तो 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7 एंड P5 को 15 minus 4 which gives me 11. So you can notice ये दोनों सेम है. मैंने पहले भी बोला है नॉन प्रीएम्प्टिव में वेटिंग टाइम एंड रिस्पॉन्स टाइम हमेशा सेम होता है. नाउ लेट्स मूव टू दी एवरेज टर्न अराउंड टाइम. कैसे निकालते हैं? एवरेज वेटिंग या एवरेज रिस्पॉन्स. तो इन दोनों का एक ही एवरेज निकाला तो भी दोनों का सेम आंसर होगा. तो अगर मुझे एवरेज निकालना है टर्न अराउंड का तो 3 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 12 प्लस 16 ये पांचों को ऐड करना और डिवाइड बाय 5 करना which gives me answer 8.6. ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. तो मेरे को अगर वेटिंग टाइम का निकालना है तो 0 प्लस 4 प्लस 1 प्लस 7 प्लस 11 दैट इज 0 4 1 7 11 को प्लस करना है, डिवाइड बाय 5 करना है which gives me around 4.6. तो मेरा टर्न अराउंड टाइम का एवरेज कैसे निकालते हैं, वेटिंग का एवरेज कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको समझाया. जब भी तीनों का 5 होगा तो कैसे मैं जस्टिफाई करूंगी कि कौन सा पहले आएगा, वो मेरे अराइवल टाइम पर बेस्ड होगा. अगर यहाँ अराइवल टाइम भी 0 0 0 होता तो मैं क्या देखती? तो मैं मेरे प्रोसेस के पास जाके देखती कि कौन सा प्रोसेस पहले, लाइक इन सीक्वेंस P2 P3 P4. तो P2 पहले आएगा, देन P4 देन P5. अंडरस्टूड? सो दिस वाज द ओवरऑल एक्सप्लेनेशन अबाउट दिस सम. I hope you enjoyed this sum while practicing with me. नेक्स्ट इसमें हम और आगे कॉम्प्लिकेटेड सम्स करेंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके गेट के लिए. तो मेरा वीडियो नोटिफाई होने के लिए प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड बेल आइकन दबाना, क्योंकि मैं नोटिफाई होंगी आपके स्क्रीन में कि आज कोई तो नया वीडियो डाला है. दैट्स इट फॉर टुडेस वीडियो. बाय बाय.